Hello students, this is Lovely Sarki. Today I'm gonna teach you about integrals. So let's start this. इंटीग्रल्स मीन्स एंटी डेरिवेटिव. रीड करने से ही पता चल रहा है कि इंटीग्रल्स जो है वो डेरिवेटिव से रिलेटेड है, ठीक है. और डेरिवेटिव आप लोग प्रीवियसली बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. सपोज वी हैव आस्क्ड फॉर द इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स. सो यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन दे रही हूँ कि अगर आपसे किसी भी चीज़ का इंटीग्रल पूछा गया है, यानी कि आपसे पूछा गया होगा कि ये जो एफ एक्स है वो किसी का डेरिवेटिव रहा होगा और ये किसका डेरिवेटिव है, आपसे ये पूछा गया है इंटीग्रल में. सो लेट अस फाइंड आउट. सो सपोज कि एफ एक्स जो है, ये जो स्मॉल एफ एक्स है वो किसका डेरिवेटिव है, वो कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव है. इट इज़ सिंपली अज्यूम्ड एंड सिंपली कंसिडर्ड कि ये जो कैपिटल एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो स्मॉल एफ एक्स है. यानी कि अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन एफ एक्स का इंटीग्रल पूछा गया है, यानी कि ये जो एफ एक्स है किसका डेरिवेटिव था ये पूछा गया है. बिकॉज बाय आर अजम्पशन कि ये जो स्मॉल एफ एक्स है वो कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव रहा है, तो यानी कि एफ एक्स जो है, एफ एक्स का जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा. So let us understand this in a better way with the help of more examples. So suppose हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल्स बताओ, यानी कि अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन ये पूछा गया है कि ये जो एक्स स्क्वायर है किसका डेरिवेटिव रहा होगा. एंड वी ऑल नो दैट कि एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, वो होता है 3x स्क्वायर. अब हमसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल पूछा है यहाँ पे, ना कि 3x स्क्वायर का. सो हमको 3 को रिमूव करना पड़ेगा. फॉर बैलेंसिंग आउट द सिचुएशन हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी डिवाइड करना पड़ेगा 3 से. सो 3 से 3 कैंसल्ड आउट हुआ, यानी कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये किसका डेरिवेटिव है, एक्स क्यूब बाय 3 का. सो यानी कि एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. सपोज हमसे साइन एक्स का इंटीग्रल पूछा गया है. सो अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन साइन एक्स का इंटीग्रल पूछा गया है, यानी कि ये पूछा गया है कि साइन एक्स किसका डेरिवेटिव रहा होगा. सो वी ऑल नो दैट जो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, वो होता है माइनस का साइन एक्स. अब क्योंकि हमसे साइन एक्स का इंटीग्रल पूछा गया है, माइनस साइन एक्स का नहीं, तो हमें माइनस साइन को रिमूव करना पड़ेगा. माइनस साइन को रिमूव करने के लिए हमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो बैलेंस आउट करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस यूज अप करना पड़ेगा. सो माइनस से माइनस कैंसल्ड आउट होके साइन एक्स जो है बेसिकली माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव है. सो यानी कि साइन एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस एक्स. ये हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि जो इंटीग्रल फाइंड आउट करने वाला जो मेथड है, जो मैंने अभी मेथड बताया है कि इंस्पेक्शन से हम ये पता लगा रहे हैं कि साइन एक्स का जो इंटीग्रल है या डिफरेंट जो भी फंक्शंस हैं उनके इंटीग्रल्स क्या होंगे. सो बेसिकली इस चैप्टर में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए अलग अलग मेथड्स हैं. वो सारे के सारे मेथड्स इस चैप्टर में, आगे के आने वाले चैप्टर्स में, आगे की आने वाली एक्सरसाइज में मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. जैसे कि डेरिवेटिव में होता था कि अगर दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में होते हैं तो प्रोडक्ट रूल रखता है, तो ऐसे ही इस चैप्टर में भी, इंटीग्रल्स में भी, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट्स में होते हैं तो उनको अलग मेथड से सॉल्व करते हैं, एंड डिवाइड में होते हैं उनको भी अलग मेथड से सॉल्व किया जाता है. इस चैप्टर में आगे डोंट वरी अबाउट इट, सारे के सारे आगे के सारे के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे वो सारे ही इस चैप्टर में मैं आगे कराने वाली हूँ. सो लेट अस हैव अ लुक ओवर फ्यू आइडेंटिटीज. माय फर्स्ट आइडेंटिटी इज इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1. जो भी पावर में है वही डिनोमिनेटर में n प्लस 1 प्लस c. अभी हमने पढ़ा कि एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो होता है एक्स की पावर 3 अपॉन 3.
ये करेक्ट है, बट अभी कुछ मिसिंग है. इसके साथ क्या आएगा, प्लस सी आएगा, क्योंकि कभी भी जो इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है उसके सोल्यूशन में हम लोग प्लस का सी यूज़ करते हैं. अब इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, इस इंटीग्रल के नीचे और ऊपर कुछ लिमिट्स दी होती हैं. नीचे जो लिमिट होती है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और ऊपर जो लिमिट होती है उसको बोलते हैं अपर लिमिट. अगर ये अपर और लोअर लिमिट गिवन होती है तो उस टाइप के इंटीग्रल को बोलते हैं डेफिनेट, और अगर ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट मिसिंग होती है उस टाइप के इंटीग्रल्स को बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स. सो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में हमेशा सॉल्यूशन के साथ वी विल यूज़ प्लस सी. सो नाउ दिस इज़ परफेक्ट. अब ये हमारा परफेक्ट सॉल्यूशन है. सपोज x³/3 प्लस का 2 का डेरिवेटिव हमसे पूछा होता, सो वी ऑल नो दैट इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, 3x²/3 प्लस 0, यानी कि ये जो x² है ये x³/3 प्लस 2 का भी डेरिवेटिव है, यानी कि ये x² है, x³/3 प्लस 3 होता उसका भी डेरिवेटिव है. यानी कि अगर यहाँ पर रैंडम कोई भी कांस्टेंट होता, सपोज यहाँ पर 2 की जगह पे हम लोग c लगा देंगे, तो ये जो x² है बेसिकली ये किसका डेरिवेटिव हो जाएगा, x³/3 प्लस c. सो दैट्स वाई वी यूज c प्लस c here. So now you know why do we use plus c with indefinite integrals. इसी क्वेश्चन को हम विद दी हेल्प ऑफ फार्मूला भी देखेंगे. अभी मैंने आप लोगों को एक फार्मूला दिया कि x⁴n dx का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, x⁴ यहाँ n है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c. x⁴ 2 के इंटीग्रल को हम विद दी हेल्प ऑफ फार्मूला समझे. यहाँ पर n क्या हमारे पास 2 है, सो यानी कि इसका जो इंटीग्रल हो जाएगा बाय दी फार्मूला हो जाएगा x की पावर यहाँ पर 2 है तो 2+1 अपॉन में यही आ जाएगा 2+1 प्लस c. दिस इज इक्विवेलेंट टू x⁴ 3 प्लस c. अगेन द सेम आंसर इज कि तो यहाँ से हमको समझ में आया कि ये जो फॉर्मूला है x⁴n वो हर किसी के लिए वैलिड है. सो ये वाला जो आइडेंटिटी है x⁴n का जो इंटीग्रल की जो आइडेंटिटी है ये सारे के सारे हर किसी n के लिए वैलिड है, चाहे रैशनल हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे कुछ भी हो, एक्सेप्ट फॉर n इज इक्वल टू -1. n इज इक्वल टू -1 को छोड़ के बाकी सब के लिए ये x⁴n के इंटीग्रल के फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है. सो क्योंकि यहाँ पर x⁴2 है, -1 नहीं है, तो इसलिए ये फॉर्मूला इसके लिए भी वैलिड है. हमने यहाँ पे चेक कर चुके हैं. सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट आइडेंटिटी, इंटीग्रल ऑफ dx. इंटीग्रल ऑफ dx का मतलब है दे आर आस्किंग फॉर दी इंटीग्रल ऑफ 1. सो 1 किसका डेरिवेटिव रहा होगा, 1 ऑफकोर्स वी ऑल नो दैट 1 जो है वो x का डेरिवेटिव होगा, तो इंटीग्रल ऑफ 1 dx क्या हो जाएगा, x प्लस c. अब इसी को बाय दी हेल्प ऑफ फार्मूला समझते हैं कि x⁴n dx का जो इंटीग्रल होता है अभी हमने पढ़ा है कि इसका इंटीग्रल x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c होता है. सो अगर हमसे पूछा गया है इंटीग्रल ऑफ 1 dx, यानी कि हमसे क्या पूछा गया है, इंटीग्रल ऑफ x⁴0 dx, क्योंकि 1 की जो वैल्यू होती है वो इक्विवेलेंट होती है x⁴0 में. अब क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो -1 नहीं है, सो वी कैन ईजिली अप्लाई दिस फार्मूला. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन, x⁴n+1, यहाँ पर n 0 है तो यानी n+1 यानी 0+1 अपॉन में जो भी पावर में है वही नीचे आ जाएगा 0+1 प्लस c, यानी कि इज इक्वल टू x⁴1 अपॉन, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू x प्लस, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला भी देख लिया कि ये रहता है. अब डायरेक्टली इसको आप याद भी रख सकते हो. सो माय थर्ड आइडेंटिटी इज cos x का इंटीग्रल. अब वी ऑल नो दैट cos x जो है
वो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो दैट्स वाई कॉस एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी क्यों आएगा, बिकॉज ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, दैट्स वाई वी विल यूज प्लस सी हियर। अब नेक्स्ट फोर्थ आइडेंटिटी इज साइन एक्स का इंटीग्रल पूछा गया है। अभी हमने देखा बाय द इंस्पेक्शन मेथड कि जो साइन एक्स का इंटीग्रल होता है वो माइनस कॉस एक्स प्लस का सी होता है। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, सो सेक स्क्वायर एक्स जो है वो 10x का डेरिवेटिव होता है, सो दैट्स वाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा 10x प्लस सी। सेम आर्ग्यूमेंट से सेक एक्स 10x का जो इंटीग्रल है, क्योंकि सेक एक्स 10x का जो सेक एक्स 10x जो है वो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो दैट्स वाई सेक एक्स 10x का इंटीग्रल सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। नाउ वी नो दैट कॉट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, दैट्स वाई इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स विल बी माइनस कॉट एक्स प्लस सी। बाय द सेम आर्ग्यूमेंट कॉसेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, सो दैट्स वाई कॉसेक एक्स कॉट एक्स का जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट फॉर्मूलाज। सो माई 9th फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ हम लोगों ने डेरिवेटिव वाले चैप्टर में पढ़ा था कि साइन इन्वर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो यही होता है, सो दैट्स वाई इन अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी। नाउ कॉस इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है सेम फॉर्मूला बट विद नेगेटिव साइन आ जाता है, सो दैट्स वाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 upon under the root 1 minus x square will be the cos inverse x plus c. Also tan inverse x का derivative is 1 upon 1 plus x square, that's why integration of 1 upon 1 plus x square is equal to tan inverse x plus c. Now cot inverse x का derivative होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दैट्स वाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। सो सेक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो दैट्स वाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल बी सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। एंड बाय द सेम कंसेप्ट cosec inverse x का डेरिवेटिव इज माइनस 1 अपॉन x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू cosec इनवर्स x प्लस। देखो यहाँ पर और यहाँ पर सेम है, बस डिफरेंस इस माइनस साइन का है। अगर यहाँ पर प्लस का 1 अपॉन अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप सिंपली साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लिखोगे, और अगर यहाँ पर माइनस साइन लगा है और इसका इंटीग्रेशन पूछा है तो सिंपली कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी लिख दोगे। सेम कंसेप्ट लगेगा 11th आइडेंटिटी में और 12th आइडेंटिटी में, सेम माइनस का डिफरेंस है बस, और सेम कंसेप्ट लगेगा 13 एंड 14 आइडेंटिटी में। इसमें भी सिर्फ एक माइनस साइन का डिफरेंस है, अगर पॉजिटिव वाला है सो यू विल सिंपली राइट इट सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन लिख दोगे कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। Now my next 15th formula is integration of e की पावर x. So we all know that e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e की पावर x ही रहता है, तो दैट्स वाई e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो भी e की पावर x प्लस c हो जाएगा। Now integration of 1 upon x will be what we all know that log x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन एक्स, दैट्स वाई 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा log x प्लस सी। अब यहाँ पे मॉडुलस इसलिए लगा है क्योंकि जो log होता है वो ग्रेटर देन 0 की वैल्यूज़ के लिए जो है वैलिड होता है, सो दैट्स वाई यहाँ पर मॉड x लगा है। आप सिंपली log x भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने एक चीज़ आपको कराई थी कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx क्या था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, और यहाँ पे एक कंडीशन बताई थी कि ये किसके लिए इनवैलिड है, n इज इक्वल टू -1, बाकी सभी के लिए वैलिड है।
और n इज इक्वल टू -1 के लिए वैलिड नहीं है। सो इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पर x की पावर -1 आ जाती, सपोज यहाँ पर x की पावर 1/x का मतलब क्या है -1। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप लोग, क्योंकि अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये कैसे सेटिस्फाई हो पाएगा कि 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो log x कैसे सेटिस्फाई हो जाएगा। दैट्स वाई n इज़ नॉट इक्वल टू -1 के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 1/x। सो नेक्स्ट आइडेंटिटी इज इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x dx is equal to log ax upon log a plus c। इसको मैं इंस्पेक्शन मेथड की हेल्प से समझाती हूँ कि हमसे पूछा गया है a to the power x का इंटीग्रेशन, यानी कि ये a to the power x किसका डेरिवेटिव रहा होगा, हमसे ये पूछा गया है। सो लेट अस कंसिडर दिस टू बी द y इज इक्वल टू a to the power x। क्योंकि ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो ऐसे क्वेश्चंस में डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लगाते थे, लॉगैरिथम बोथ साइड। सो log y इज इक्वल टू log a to the power x। सो log a to the power x क्या हो जाता है, log y इज इक्वल टू पावर डाउन कर दोगे x log a। अब log के साथ अगर वेरिएबल लगा है तो ये हमारा फंक्शन वेरिएबल वाला फंक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ log के साथ अगर हमारा a है वो कांस्टेंट है तो ये पूरा का पूरा log a हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। सो यहाँ पर log a हमारा कांस्टेंट है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू दी बोथ साइड, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू, अब log a तो कांस्टेंट है तो log a एज इट इज़ रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो सिंपली हो जाएगा log a। अब इसका मतलब है dy/dx हमारा क्या हो जाएगा, y log a। अब इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे, y हमारा क्या था यहाँ पर, y a to the power x था तो ये हमारा हो जाएगा a to the power x। हमारा डेरिवेटिव ऑफ y की जगह पे, यहाँ पे y की जगह पे मैं इसकी वैल्यू रख रही हूँ, दैट इज a to the power x इज इक्वल टू log a डॉट a to the power x। अब हमारे पास a to the power x इंटू में log a किसका डेरिवेटिव है, a to the power x का डेरिवेटिव है। क्योंकि हमें log a इंटू में a to the power x का डेरिवेटिव नहीं चाहिए, सिर्फ a to the power x का डेरिवेटिव चाहिए, तो हमें log a से डिवाइड करना पड़ेगा इस तरफ। अगर राइट हैंड साइड में डिवाइड किया है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ये आ गया log a से log a कैंसिल आउट इज इक्वल टू a to the power x। सो यानी कि a to the power x बेसिकली किसका डेरिवेटिव है, a to the power x अपॉन log a का। सो दैट्स वाई a to the power x का इंटीग्रल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a to the power x अपॉन log a। क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो यहाँ पर वी विल यूज़ प्लस हियर। सो यहाँ पे हमने देखा कि a to the power x का इंटीग्रेशन log a to the power x अपॉन log a प्लस c कैसे आया। इसका मतलब है कि अगर दो फंक्शन समीशन में है और उन दोनों का इंटीग्रेशन पूछा गया है तो यानी कि उन दोनों फंक्शंस को अलग अलग हम इंटीग्रेट कर देंगे और फिर बाद में उन दोनों को इंटीग्रेशन करने के बाद सम अप करेंगे तो वो इक्विवेलेंट होगा इसके। फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस कॉस x dx बताओ, तो यानी कि अगर हम इसको ऐसे सॉल्व कर दें कि पहले हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दें, फिर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर दें और फिर उसके बाद इन दोनों को प्लस कर दें, तो यानी कि ये जो है इसी के इक्विवेलेंट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। और सिमिलरली आइडेंटिटी 2 में अगर यहाँ प्लस की जगह पे माइनस हो जाए तो सेम आइडेंटिटी रहेगी कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स minus integration of gx. My third identity is integration of k fx dx, where k is the constant value, is equal to k times
इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब डी एक्स दिया है तो यानी कि यहाँ पर 2 यहाँ पर आपका कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को बाय दिस फॉर्मूला कि इस कांस्टेंट को हम लोग बाहर लिख सकते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब सॉल्व कर देंगे। सो ये इक्विवेलेंट होगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब डी एक्स के। ना हमने इसका सारा इंट्रोडक्शन देख लिया है, सारी अलजेब्रा देख ली है, तो अब एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सो माय फर्स्ट एग्जाम्पल इज राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब इसमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगाना है। इंस्पेक्शन मेथड में कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा। cos x का इंटीग्रेशन यानी cos x किसका डेरिवेटिव है हमें ये पता लगाना है। सो cos x बेसिकली वी ऑल नो दैट कि जो sin x का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, वो cos x होता है, यानी कि cos x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा sin x, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। सो यहाँ पर आप लगा दोगे प्लस। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 इज फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। सो इस वाले में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि इसमें बाय इंस्पेक्शन मेथड लगाओ या कोई आइडेंटिटी लगाओ, तो इसमें आप एनी कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, बट वी यूज़ जनरली फार्मूलाज, क्योंकि फार्मूलाज से बेसिकली थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है और सॉल्व करना ईजी हो जाता है। अब यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो उसके लिए अलग मेथड लगता है, बट यहाँ पे डिवाइड में तो है पर ये लेकिन डिवाइड में सॉल्व हो सकता है। तो डिवाइड में अगर हम सॉल्व करेंगे वी ऑल नो दैट कि a प्लस बी अपॉन सी है, दिस इज इक्विवेलेंट टू a बाय सी प्लस b बाय सी। ध्यान रखना वी कैन नॉट राइट a अपॉन बी प्लस सी को a बाय बी प्लस a बाय सी, हम ये नहीं लिख सकते हैं, तो ये वाला नहीं अप्लाई करेंगे। सो ये वाला अप्लाई करेंगे। सो इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्स माइनस, इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस का 2 डी एक्स। अब दो फंक्शन माइनस में है यानी कि हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं बाय आर प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमने सेपरेट कर दिया तो x टू दी पावर माइनस 2 डी एक्स। अब ये किस फॉर्मेट में है, ये है x टू दी पावर n फॉर्मेट में है, यानी इसका जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c इंक्लूड कर देंगे। सो यहाँ पर x की पावर 1 है, सो x की पावर 1 में हम क्या लगाएंगे, x की पावर 1 प्लस 1 बाय आर आइडेंटिटी 1 प्लस 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्स टू दी पावर 2 अपॉन 2 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी, एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स टू दी पावर 2 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स की पावर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स और प्लस सी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्विवेलेंट टू दो फंक्शन सम में है तो सम हम अलग अलग कर देंगे, एक्स टू दी पावर 2 बाई 3 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। अब दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ एक्स टू दी पावर एन, और यहाँ पर n इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू माइनस 1 है, तो दैट्स वाई वी कैन अप्लाई दी फॉर्मूला। सो जब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे x टू दी पावर 2 बाई 3 प्लस 1 अपॉन 2 बाई 3 प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन के साथ हमारा आ जाएगा प्लस का c1, क्योंकि मेरा इसका भी कांस्टेंट आएगा। सो यहाँ पर इसका 1 dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाएगा x प्लस दोनों के कांस्टेंट को अलग अलग लिखने के लिए c1 और यहाँ पर प्लस c2। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा x टू दी पावर, यहाँ पर अपॉन 1 करेंगे, सो x टू दी पावर ये आ जाएगा हमारा 5/3 अपॉन 5/3 प्लस x
यहाँ पर देखो दो कांस्टेंट को जब हम प्लस करेंगे C1 प्लस C2 को जब हम प्लस करेंगे तो अगेन एक कांस्टेंट आएगा, तो उसी को हम डायरेक्ट C करेंगे। सो यहाँ पे प्लस C, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3/5 x टू दी पावर 5/3 प्लस x प्लस C करेंगे। सो अब से अगर दो फंक्शन प्लस में या माइनस में होंगे तो मैं डायरेक्टली इन दोनों को जो है इंटीग्रेशन कर दूंगी, और डायरेक्टली, क्योंकि अल्टीमेटली एक ही कांस्टेंट मिलना है, तो दैट्स वाई जितने भी इंटीग्रेशन में होंगे सबकी जगह पे मैं एक प्लस का C यूज़ कर दूंगी। सो नेक्स्ट, अब दो फंक्शन प्लस में है और एक माइनस में है, तो इसका जब बाय दी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 e टू दी पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। सो इसको सॉल्व करेंगे। अब ये x टू दी पावर n फॉर्मेट में है। सो x टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता था, x टू दी पावर n यहाँ पर 3/2 है, क्योंकि यहाँ पर -1 नहीं है, सो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो x टू दी पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम क्या कर सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। सो dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, x टू दी पावर 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस 2 e टू दी पावर x माइनस 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और तीनों का कांस्टेंट मिला के प्लस माइनस करके एक कांस्टेंट बचेगा कंबाइन में, तो ये हम ले लेंगे यहाँ पे C। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2 x टू दी पावर 5/2 प्लस 2 e टू दी पावर x माइनस log x प्लस C। So let's move to example 3. Find the following integrals. So first part is integration of bracket sin x plus cos x dx. तो इसका इंटीग्रेशन प्लस में है, तो मैं डायरेक्टली इसमें जो है इंटीग्रेशन सॉल्व कर रही हूँ। साइन एक्स का इंटीग्रल, क्योंकि साइन एक्स जो है वो माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है, सो दैट्स वाई साइन एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स, प्लस में कॉस एक्स जो होता है वो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है, सो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एक्स, प्लस इन दोनों को मिला के एक कंबाइन कांस्टेंट ले रही हूँ मैं C। सो अल्टीमेटली मेरा जो सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले मैं प्लस वाला लिख रही हूँ, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस C। सो नेक्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स ब्रैकेट कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे दो फंक्शन जो है वो प्रोडक्ट में है, और अगर प्रोडक्ट में होते हैं तो मैंने बताया था हम उसको अलग तरीके से करते हैं, बट तब जब प्रोडक्ट में अलग अलग टाइप के फंक्शन हो। यहाँ पे देखो ये कंबाइन हो सकते हैं, सो इसको पहले कंबाइन हो सकते हैं तो हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद हमारा आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको इंटू करेंगे इससे, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, प्लस कॉस एक्स को इस कॉट एक्स से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। अब क्योंकि दो फंक्शन जो है वो प्लस में है, तो प्लस में रहता है तो हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। सो ये आ गया कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। अब कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, हमने आइडेंटिटी भी पढ़ी थी और बाय इंस्पेक्शन से भी आप कर सकते हो, और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स विल बी, अब पहले हम इसको डिवाइड में ये वाला रूल लगाएंगे कि a माइनस बी अपॉन सी इज इक्वल टू a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। सो इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करें, 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स हमारा सेक स्क्वायर एक्स होता है और अपॉन में कॉस एक्स और डॉट में इसको मैं यहाँ पर डॉट में 1 अपॉन कॉस एक्स डी एक्स लिख रही हूँ. सो इसका नेक्स्ट हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स. अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारा 10x होता है तो 10x माइनस 10x सेक एक्स का इंटीग्रेशन मेरा सेक एक्स होता है तो सेक एक्स प्लस सी हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा. फाइंड द एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ एफ डिफाइंड बाय स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स क्यूब माइनस 6 वेयर कैपिटल एफ ज़ीरो इज इक्वल टू 3. अब आपको एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ निकालना है, यानी जो एंटी डेरिवेटिव आएगा वो कैपिटल एफ आएगा किसका, स्मॉल एफ का. अब सबसे पहले स्मॉल एफ एक्स है हमारे पास एफ एक्स क्यूब माइनस 6. सो सबसे पहले हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे. सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, इज इक्वल टू एंटी डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर एफ एक्स की जगह पे वी विल सिंपली राइट एफ एक्स क्यूब माइनस 6 डी एक्स. अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 4 कांस्टेंट बाहर निकाल दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स माइनस 6 बाहर निकाल दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये हो जाएगा 4. अब ये x टू दी पावर n फॉर्मेट में है तो x टू दी पावर n का इंटीग्रल होता है, यहाँ पर n हमारे पास 3 है तो 3+1 अपॉन 3+1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x होता है तो 6x, कॉमन जो इस कांस्टेंट है मैं प्लस c ले लूँगी. नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू 4 x टू दी पावर 4 अपॉन 4 माइनस 6x प्लस c. सो 4 से 4 कैंसल्ड आउट हुआ, सो ये आया x टू दी पावर 4 माइनस 6x प्लस c. अब हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ चुका है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या है, हमें बोल रखा है एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ है, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन है एंटी डेरिवेटिव जो भी आया है ये हमारा क्या है, कैपिटल एफ आया है, क्योंकि ये एक्स के टर्म में है तो दैट्स वाई वी विल यूज़ कैपिटल एफ एक्स. बस कैपिटल एफ एक्स आ चुका है, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 6x प्लस सी. ऑल्सो हमें गिवन है एफ ज़ीरो इज इक्वल टू 3, यानी कि कैपिटल एफ ज़ीरो इज इक्वल टू 3 गिवन है. दिस इम्प्लाइज कैपिटल एफ एक्स में हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे. सो क्या आएगा, कैपिटल एफ ज़ीरो इज इक्वल टू 0 की पावर 4 इज 0 माइनस 6 इंटू 0 इज 0 प्लस सी, यानी कि एफ ज़ीरो किसके इक्वल आ गया है, सी के, और ये जो एफ ज़ीरो है किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है. दिस मीन्स कि सी की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है. तो हमारा कैपिटल एफ एक्स है बेसिकली एक्स इक्वल टू 4 माइनस 6x प्लस सी. यहाँ पर सी की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, 3 पुट कर दोगे, तो यानी कि कैपिटल एफ एक्स कितना आ गया है, दिस इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 6x प्लस सी की जगह पे 3, यानी कि हमारे जो एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ है वो कितना आ गया, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 6x प्लस 3 इज माई सोल्यूशन. इस लेक्चर में हमने इंटीग्रल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा और 7.1 से पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हमने वो स्टडी करे. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 7.1 के सॉल्यूशंस कराऊंगी. अगर आपको कोई भी डाउट है इंटीग्रल से रिलेटेड तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि आपके सारे डाउट्स मैं ले सकूँ. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको 12th का पूरा सिलेबस कराने वाली हूँ. हैव अ नाइस डे एवरीवन.